ये कहानी है वेस्टर्न इन होटल्स की। वेस्टर्न इन होटल की एक ब्रांच मुंबई में भी खुली थी। इस ब्रांच का मैनेजर था दिलीप। दिलीप बहुत ही खड़ूस था। कथा, ये क्या, तुम आज भी 2 मिनट लेट हो? वो सब मेरी बस मिस हो गई थी। रोज रोज बहाने मत दिया करो। सर, पर मैं पहली बार लेट आई हूँ। अच्छा, अब तो इस बात पे भी अपने सीनियर से आर्ग्यूमेंट करोगी? नहीं सर, सॉरी सर। अब काम पर जाओ, कल से बी ऑन टाइम, ओके? ओके सर। कथा किचन में गई, जहाँ उसके फ्रेंड्स विक्रम और नैना उसका वेट कर रहे थे। कथा का उतरा हुआ चेहरा देखकर वो दोनों समझ गए कि क्या माजरा होगा। इस मैनेजर का तो एक दिन मैं खून ही कर दूंगी। तू अकेली नहीं, हम सब मिलकर करेंगे। हाँ, तुम लोगों को कल की बात पता है? कल मैं अपना रेगुलर बटर पनीर बना रहा था, तो ये मैनेजर आया, तभी मैं नमक डाल रहा था। मुझे बोलता है आधा चम्मच नहीं, 1 चम्मच नमक डालो। बटर पनीर सॉल्टी ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने मना किया तो बोला सीनियर्स की बात नहीं मानोगे, तो मैंने डाल दिया। फिर क्या हुआ मैं बताती हूँ। मैं ये बटर पनीर लेकर गेस्ट के पास गई, तो गेस्ट ने टेस्ट किया और चिल्लाने लगा। ऐसे कोई बटर पनीर बनाता है क्या? इतना नमक, खाना बनाना नहीं आता और इतना बड़ा होटल खोल लिया है। तब ये मैनेजर दौड़कर गेस्ट के पास गया। सॉरी सर, शायद हमारे शेफ से कोई मिस्टेक हो गई होगी। वो क्या है ना, वो अभी नया है। मेरी तो इतनी हट गई थी ना उस मैनेजर पर। सच में ये नया मैनेजर ना दिमाग का दर्द है। समझ नहीं आता ये अपने आप को क्या समझता है। इतना घमंड इसे किस बात का है? इसने फॉरेन से होटल मैनेजमेंट की डिग्री की है ना, शायद उसी का घमंड है। बकवास, होटल मैनेजमेंट किया है तो मुझे खाना बनाना क्यों सिखा रहा है? मेरा तो खाना बनाने का एक्सपीरियंस भी इसके पूरे करियर से बड़ा है। तभी बाहर से मैनेजर आवाज लगाता है। अरे नैना, कथा, कहाँ हो तुम लोग? ये कैसे टेबल सेट किया है? राइट साइड नाइफ होनी चाहिए और लेफ्ट साइड स्पून्स। सब वो तो लेफ्टीज के लिए होता है। डोंट ट्राई टू टीच मी कथा, आई एम बेटर क्वालिफाइड। सॉरी सर। कथा, नैना और विक्रम तीनों इस नए मैनेजर से परेशान थे। इस मैनेजर को ना काम ठीक से आता था और ना ही अच्छे से बात करना। मैनेजर में गुरूर तो कूट कूट कर भरा था। वो जब देखो सभी एम्प्लॉइज की क्लास लिया करता था। उस रात होटल बंद होने के बाद नैना, कथा और विक्रम तीनों रास्ते पर चल रहे थे कि तभी बरसात शुरू हो गई। अरे यार। अब बारिश की ही कमी थी बस। तभी उनके बगल में एक बहुत ही पॉश कार आकर रुकी और उस कार वाले ने मिरर नीचे किया। आप लोग भीग जाओगे, आपको कहीं ड्रॉप कर दूं? वो इतना सोचिए मत, वैसे भी बारिश तेज है, आप लोग बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है। तीनों कार के अंदर बैठ गए। थैंक यू सर। यू आर मोस्ट वेलकम। वैसे भी हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। काश सभी आपकी तरह ही सोचते। काफी परेशान लग रहे हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम है? ऐसा कुछ खास नहीं सर, वही जो सबके साथ होता है, बॉस का घमंड। आप सब किसी होटल के वर्कर्स लगते हैं, तो क्या उस होटल का मालिक घमंडी है? नहीं सर, उनको तो हमने देखा तक नहीं, पर सुना है वो बहुत अच्छे हैं। हम तो अपने मैनेजर से परेशान हैं। वो मैनेजर फॉरेन से डिग्री लेकर आया है, पर उसे एक भी काम सही नहीं आता। हर काम हमसे गड़बड़ करवाता है, हमें डांटता है और वो भी गेस्ट के सामने। तो आप लोग उस मैनेजर की कंप्लेंट क्यों नहीं करते? सर, हम छोटे एम्प्लॉइज हैं, हम भला किसी की क्या कंप्लेंट कर सकते हैं? ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर उस मैनेजर की वजह से आपके होटल का नाम खराब हो जाए तो आपको ठीक लगेगा क्या? नहीं सर, उससे तो अच्छा है कि हम मैनेजर से लड़ झगड़ कर ही सब कुछ ठीक कर लें। सर, हमारा घर आ गया। सॉरी, हमने आपको परेशान किया। डोंट बी सॉरी। आई होप कल से आपके काम में सब कुछ ठीक हो जाए। तीनों ने रघुवेंद्र को बाय कहा और वो गाड़ी लेकर वहाँ से चले गए। ये आदमी बहुत बड़ा आदमी होगा। हाँ, पर कितना ग्राउंड टू अर्थ है। उसे पता था कि हम नॉर्मल होटल के एम्प्लॉइज हैं, फिर भी हमें इतनी बड़ी गाड़ी में बैठाया। बिल्कुल भी घमंड नहीं था इस आदमी में, एकदम डाउन टू अर्थ। सब लोग हमारे मैनेजर की तरह थोड़ी होते हैं।
तीनों अपने अपने घर चले गए। अगली सुबह रोज की तरह सब जॉब पर पहुंचे। घमंडी मैनेजर ने सबको हमेशा की तरह डांटा और फिर होटल में गेस्ट आने लगे। लगभग 11 बजे वही बूढ़ा आदमी होटल में एंटर हुआ। नैना का ध्यान उस पर गया और वो उनसे बातें करने लगी। गुड मॉर्निंग सर, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। गुड मॉर्निंग। नैना हंसते हुए उनसे बात कर रही थी। मैनेजर ये देखकर जल रहा था। जब नैना किचन में गई तो मैनेजर उसके पीछे गया और उसे डांटने लगा। ऐसे गेस्ट के साथ इतनी देर बातें नहीं करनी चाहिए। मैनेजर डांट ही रहा था कि रघुवेंद्र जी वहाँ पहुँचे। सर, ये किचन है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, गेस्ट आर नॉट अलाउड। आई नो, मैं कौन हूँ तुम जानते हो? नहीं सर। मैं रघुवेंद्र सेठिया हूँ, इस होटल का मालिक, एंड यू आर फायर्ड। सर, पर मेरी गलती क्या है? पहली गलती ये है कि तुम इनकॉम्पिटेंट हो और दूसरी गलती तुम घमंडी हो। जो मैनेजर अपने जूनियर्स की केयर नहीं कर सकता वो मेरे होटल में काम भी नहीं कर सकता। डू यू अंडरस्टैंड? नैना, कथा और विक्रम तीनों हैरान थे। उन्हें भनक तक नहीं थी कि वो अपने ही होटल के मालिक से मिल चुके थे। वो सब सर। तुम लोगों को गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। शायद मेरी ही अच्छी किस्मत थी कि तुम लोग मुझे मिले और मुझे ये सब बता दिया। तुमने तो मेरे होटल को बचा लिया है। थैंक यू वेरी मच। रघुवेंद्र सेठिया वहाँ से चले गए। मैनेजर को अपने घमंड का भारी परिणाम चुकाना पड़ा। इसलिए कहते हैं, घमंड इंसान को ले डूबता है। रीटा की माँ सौतेली थी। वो सबके सामने तो रीटा के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती, लेकिन अकेले में उसे खूब खरी खोटी सुनाती। सुन, तेरी माँ ने तुझे मरने से पहले ये नहीं सिखाया कि दिन भर गाय की तरह चरती रहती है? कभी कुछ काम भी कर लिया कर, सारा दिन बस बैठी रहती है। माँ, सुबह 4 बजे उठा देती हो, खुद तो सोती रहती हो, मुझे ही घर का सारा काम करवाती हो। खाना बनाने से लेकर सफाई, आपने तो काम वाली भी छुड़वा दी। मैं पिताजी से बात करूंगी कि आप सबके सामने कुछ और पीछे कुछ और हो। हाँ हाँ, जा बता दे। मैं तो कहती हूँ कुछ ऊपर से भी लगा कर बता देना कि मारती हूँ, पीटती हूँ। लेकिन ये सोच लेना, तेरी तो हो गई शादी की उम्र, लेकिन पीछे जो तेरा छोटा भाई है ना, उसकी पढ़ाई लिखाई पर ठप्पा बैठ जाएगा, समझी? रीटा बस इसी बात से डरा करती थी कि उसके छोटे भाई की पढ़ाई उसकी सौतेली माँ छुड़वा ना दे, क्योंकि उसकी असली माँ हमेशा अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाना चाहती थी। देखो माँ, सब करना, लेकिन मेरे भाई की पढ़ाई मत छुड़वाना। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, वादा करती हूँ। अब आई ना लाइन पर, बहुत हीरोइन बनती है। खुद को ये नहीं पता कि तेरी भी अम्मा हूँ, मैं भले सौतेली ही सही। अब जाकर जितने धुले बर्तन हैं सबको कपड़े से पोंछकर सुखा दे और सजा दे। रीटा की सौतेली माँ एक बार पार्क में वॉक कर रही थी कि उसका भाई उसके पास आता है। अरे क्या बताऊं बहन, हम लोगों के हाथ में लॉटरी लग गई। पता है, तेरी सौतेली बेटी रीटा के लिए एक रिश्ता आया है। वो लोग बहुत अमीर हैं, लेकिन लड़का नालायक है। ना काम करता है ना धाम, बस सारा दिन घर पर दारू पीकर जुआ खेलता है। अरे तो खेलने दे जुआ, ये बता अपना फायदा क्या है उसमें? अब नालायक बेटी की शादी के लिए वो 5 लाख रुपए दे रहे हैं। बस लड़की अच्छी चाहिए, हम लोगों को क्या है, हम तो शादी करा देंगे चुपचाप और पैसे ले लेंगे, फिर ऐश ही ऐश है। सौतेली माँ को क्या चाहिए? पैसे, फिर चाहे बेटी का जो हाल हो। और वो तो सोचती है कि चलो अच्छा ही होगा कि बला टलेगी। वो पैसे लेकर रीटा की शादी सुनील से करवा देती है। तेरी माँ तो सौतेली थी, लेकिन सुना तुझसे बहुत प्यार करती थी। देखा विदाई में कैसे रो रही थी। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, उसने पैसे के लिए तेरी शादी नालायक लड़के से क्यों कराई? कैसी बात कर रही हैं आप? प्लीज उन्हें नालायक ना बोलिए। आपने माँ को कितने पैसे दिए थे? 5 लाख रुपए पूरे कैश। तेरी सौतेली माँ और सौतेला मामा आकर ले गए थे। रीटा सास की बात सुनकर अगले दिन मायके जाती है, जहाँ सौतेली माँ नोट गिन रही होती है। रीटा माँ से पैसे उठा लेती है
और माँ को जोर से चिल्लाती है। शर्म आनी चाहिए आपको, एक बेरोजगार शराब पीने वाले लड़के से आपने मेरी शादी करवा दी, बस इन चंद पैसों के लिए। ये भी नहीं सोचा कि मैं सारी जिंदगी कैसे गुजर बसर करूंगी। शादी से पहले सौतेली माँ का दुख झेला और अब शादी के बाद पति का दुख झेलूं। चल चल पैसे यहाँ दे, नहीं तो तू जानती है ना, तेरे भाई को घर में बैठा दूंगी। तभी वहाँ रीटा का छोटा भाई रोते हुए आ जाता है। दीदी दीदी तुम क्यों चली गई? ये ज़ारा तुम्हारा काम मुझसे करवाती है, और तो और देखो पोछा लगा लगा कर मेरा हाथ कैसा हो गया है। रीटा भाई की हालत देखकर इमोशनल हो जाती है। वो सौतेली माँ को सारा पैसा दे देती है और कहती है, ये लो माँ, बस मेरे भाई पर अत्याचार मत करो। पिताजी दूसरे शहर रहते हैं, यहाँ सिर्फ यही तो है आपके पास, इसे भी आप परेशान करके रखती हो। अच्छा इतनी चिंता है तो साथ ले जा, ले जा, लेकिन ये जान ले बहन के मायके में उसका भाई कुत्ते की तरह होता है। रीटा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन भाई को जल्द आने की बात भूलकर जाती है। रीटा ससुराल में दुखी रहने लगती है। एक दिन पति जब होश में आता है तो क्या बात है रीटा, कोई परेशानी है क्या? मैं जानता हूँ मेरे जैसे पति किसी को नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सौतेली माँ के कारण तुमने मुझसे शादी की। मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा रीटा, मैं कोशिश करूंगा कि कभी शराब न पीऊं। रीटा पति की ओर मुस्कुराकर देखती है। पहली बार किसी ने उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा था। रीटा पति के सामने टूट सी जाती है और रोने लगती है। नहीं नहीं, मुझे आपसे कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं है। मैं तो अपने भाई को लेकर परेशान हूँ। सौतेली माँ मेरे जाने के बाद घर का सारा काम उससे करवाती है, जबकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। बस उसी की चिंता रहती है। ओह, इतनी छोटी सी बात, पहले क्यों नहीं बताया? हम लोगों का नैनीताल में स्कूल है। मैं अभी प्रिंसिपल को बोलकर वहाँ एडमिशन हॉस्टल में रहने खाने पढ़ाई की व्यवस्था करा देता हूँ। रीटा पति की बात सुनकर खुश हो जाती है। जल्दी ही रीटा के भाई का नैनीताल के स्कूल में एडमिशन हो जाता है। भाई बहन दोनों खुशी खुशी रह रहे होते हैं। पति भी शराब पीना बंद कर देता है। लेकिन एक रोज रीटा के ससुर उसके पास आते हैं। बेटा रीटा, तेरे आने के बाद सुनील काफी सुधर गया है। वो अब पीता भी नहीं है। लेकिन मेरी बस एक चिंता है कि वो कोई काम नहीं करता। हम लोगों का इतना बड़ा बिजनेस है, वो अगर काम नहीं करेगा तो एक दिन सब खत्म हो जाएगा। अब इसका इलाज भी तू कर दे। रीटा कुछ सोचती है, फिर पिताजी, मैं आपको जैसा कहती हूँ आप इनसे वैसा ही बोलिएगा। हो सकता है ये आइडिया काम कर जाए। फिर रीटा ससुर को कुछ बोलती है और फिर अगले दिन रीटा पति को कहती है, सुनिए, मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे दवाई दिलाने के लिए डॉक्टर के पास ले चलिए। कुछ पैसे रख लीजिए, कुछ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं। सुनील पापा के पास जाता है और उन्हें खुशखबरी देता है और पिता से पैसे मांगता है। पिता सोची समझी प्लान के तहत, अरे कैसे पैसे? मैं तुम लोगों को पाल रहा हूँ, वो क्या कम है जो एक और आ रहा है? अरे बच्चे पैदा कर रहे हो तो उसके पालने का इंतजाम भी करो। मैंने कोई खैरात या धर्मशाला थोड़ी खोली है। सुनील, ये बच्चा पैदा मत करो क्योंकि मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। सुनील पिता की बात से इतना परेशान हो जाता है कि वो रीटा के पास आकर रोने लगता है। पता नहीं पिताजी खुद को क्या समझते हैं। पैसे देने से इनकार कर दिया, बोलते हैं बिजनेस संभालो। पैसे देने से इनकार कर दिया। अरे उनका नाती होने वाला है, अपने नाती के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। कैसे दादा हैं ये? और मुझे बोलते हैं कि बिजनेस संभालो वरना बच्चे मत पैदा करो। अरे अरे कोई बात नहीं। वैसे पिताजी बात तो सही कह रहे हैं, कहने को इतना बड़ा बिजनेस, लेकिन कौन संभाले? पिताजी के बाद तो सब बेकार है ना। और बिना पैसे के हम लोगों के बच्चे की तो भीख मांगने की हालत। सुनील रीटा को बीच में ही रोक देता है। भीख नहीं नहीं, मेरा बच्चा भीख नहीं मांगेगा। उसके लिए चाहे मुझे दिन रात मेहनत क्यों न करनी पड़े।
सुनील बिजनेस पूरी ईमानदारी और लगन से संभाल लेता है। इतना ही नहीं, उसका बिजनेस और ज्यादा तरक्की करता है और रीटा की जिंदगी खुशहाल हो जाती है।